आपके ऊपर भी प्रेशर रहा था हातिम के वक्त कि शक्तिमान की तरह इसको हिट करना है, पॉपुलर करना है? मुझे पता ही नहीं था शक्तिमान क्या है। अब मैं ये सवाल आपसे पूछ सकता हूं कि मैं क्यों देखूं? इतना बड़ा एक सीरियल किया, बहुत अच्छी खासी घर घर तक चर्चा हुई और हर इंसान चाहता है। उसके बाद आपके पास बॉलीवुड से कितने ऑफर आए, या आप अभी भी उस इंतजार में हैं कि मेरे पास ऑफर्स आने चाहिए? मैं सच्ची बताऊं, ना ही मैंने बॉलीवुड के लिए कभी ट्राई किया और ना ही बॉलीवुड की तरफ से मुझे कोई ऑफर आया। आप ये बोल रहे हैं कि हातिम इतना बड़ा सक्सेसफुल हो गया तो आपको ऑफर्स नहीं आए, लेकिन हातिम सक्सेसफुल हो गया कहां पे? चार दीवारी में। उसका बाहर किसने प्रमोशन किया? तो आप बोल रहे हो पार्टीज में नहीं जाने की वजह से इसके लिए नहीं आया। कम से कम वहां पे वो लोग देखते तो सही। अब तो अनुपमा में देख लिया ना। हाँ, तो लेकिन अब वो आए नहीं तो आए नहीं, मैं क्या करूं? बट ऑफर्स के इंतजार में हैं आप? नहीं। उसी के साथ आपके साथ जो एक अफेयर की चर्चा चला दी गई थी, रूमर्स की चर्चा चला गई थी, उससे वो काफी परेशान हुई थी। ऐसे आप भी परेशान हुए थे कभी? मुझे नहीं लगता गुल की परेशान हुई। गुल्की जो है ना, एक आदमी की तरह है, उसमें कोई भी नजाकत नहीं है। कुछ सच्चाई होती है ना, तब आपको चिढ़ मचती है। जब कोई सच्चाई नहीं होती है, आप उसको एंजॉय करते हो कि मेरा हैशटैग बन गया है यार। लेकिन कई दफा चुप्पी को लोग सच मान लेते हैं, ऐसा भी तो है। वो आप मानते होंगे। गूगल खोल ही लेते हैं तो देखा कि अरे हातिम ने शादी नहीं की, उसको जास्मिन नहीं मिली। हाँ। अभी भी उस इंतजार में है आप कि नहीं? एक बात बताओ, हाँ। मेरे चेहरे पर फिलहाल रौनक है क्या नहीं? आज तक आपने मुझे कभी अवार्ड फंक्शन में देखा है? नहीं देखा। मैं कुछ 4 साल से बॉम्बे में पहली बार देख रहा हूँ। 25 साल हो गए मुझे। मैं बिलीव ही नहीं करता हूँ अवार्ड में। और ये सब जो है, ये मेरे हिसाब से फिलर्स होते हैं। क्या होता है, ऑलरेडी एक या दो एक विनर डिसाइड हो जाता है। मेरे हिसाब से ये होता है। मेरे सामने मौजूद है राहिल आजम, जिनको आपने बहुत सारे सीरियल्स में देखा होगा और बहुत आइकॉनिक इन्होंने कैरेक्टर निभाया है। मेरा आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। शिद्दत से आप बहुत काम करते चले आ रहे थे। अब ये जो शिद्दत, जो एक म्यूजिक आने वाला, आपका जो सॉन्ग आने वाला, इसके बारे में थोड़ा बताइए। क्या, कैसे, ये ख्वाब कहाँ से आया आपका? ये हमेशा से ख्वाब रहा है, ये एक विजन रहा है, और ये विजन की पहली सीढ़ी है। तो कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी थी। तो मैंने सोचा एक छोटी सी चीज़ से शुरुआत करें, जहाँ पे भी मुझे भी कुछ सीख मिले। तो शिद्दत, स्ट्रेंथ ऑफ इमोशन, एक कहानी है। मैंने खुद डायरेक्ट किया है, मैंने खुद लिखा है, मैंने खुद एडिट किया है। ये इसलिए किया है क्योंकि मैं हमेशा से चाहता था कि मैं अपने आप को एक पर्टिकुलर तरह से पेश करूं, जो आज तक शायद कोई किरदार के जरिए पेश नहीं किया गया हो। तो मैंने सोचा कि म्यूजिक वीडियो से बेहतर और क्या चीज़ हो सकती है। ये मेरा पहला कदम है और ऊपर वाले से यही प्रार्थना है कि इसके आगे मैं कदम बढ़ाता जाऊं, लोगों का प्यार पाता जाऊं, जिस तरह से आज तक उन सब लोगों ने मुझे मेरे एक्टिंग के लिए दिया है। ये मोहब्बत से जुड़ा हुआ एक गीत है, पूरा एक म्यूजिक सॉन्ग आपने, जैसा कि मुझे लगा पता। क्या इसमें जो जिक्र होगा वो आपके अंदर की कुछ भावनाएं हैं, या एक आपने लेखक के तौर पर जब ये सारी चीजें करी थी? तो देखिए, जब गाना जब मैंने पहली बार उसका रफ कट सुना था, तो गाने में क्या होता है, गाना देखो, मेन चीज जो एक इंसान को उसकी अंदर की आत्मा जो जगती है, वो है धुन। धुन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद आते हैं लिरिक्स, बहुत सारे उसको मैच करने के लिए। लेकिन आदमी, आप ये कभी मना नहीं कर सकते कि आप ये कभी नहीं कह सकते कि मैं ये गाना सिर्फ लिरिक्स के लिए ही सुन रहा हूं, क्योंकि उसका एक फ्लो होता है, एक मेलोडी होती है। ठीक है, तो मुझे ऐसा गाना चाहिए था जो उसकी धुन पहले सही हो। मैं म्यूजिक के बारे में ज्यादा जानता नहीं हूं जी। ओके, मुझे जो सुनने को अच्छा लगता है और मुझे जो लगा कि ये गाना ये बहुत ऑडियंस को पसंद आएगा, लोगों को पसंद आएगा, तो मैंने फौरन उस गाने के लिए हाँ किया। फिर हमने उसके कई वर्जन्स चेंज किए। वो थोड़ा सा वेस्टर्नाइज था, मुझे उतना वो वेस्टर्नाइज्ड मैं नहीं चाहता था कि उतना, क्योंकि क्या है ना, आज भी हमारे हिंदुस्तान में वो जो हमारी जो आत्मा है,
वो अभी भी वो गोल्डन ईयर्स की है। तो कहीं भी हमने वो खोया नहीं है। आज भी अगर आप देखें तो आज भी जितने फिल्म्स रिलीज होते हैं उसका बैकग्राउंड म्यूजिक हमेशा पुरानी फिल्मों का ही रिमिक्स होता है, बिल्कुल सही बात। कभी भी। और आज के जो क्या बोलते हैं जेन जी कुछ Gen Z। नया, हाँ वो क्या पता नहीं क्या क्या नया नया, वो जेन जी जो शुरू हो गया है वो लोग भी उसको रिलेट करते हैं। तो ये वापस ओल्ड स्कूल का ट्रेंड वापस आने वाला है। जो वेस्टर्न कल्चर से हम लोग इन्फ्लुएंस हो गए थे खासकर गानों में और फिल्म्स में, वो पुराना जो हमारा ओल्ड स्कूल सिनेमा है, ये मेरा पूरा यकीन है कि वो एक ना एक दिन वापस आएगा, जो एक्चुअल कहते हैं जिसको स्टोरी टेलिंग। ओके, हाँ मैं ये नहीं कह रहा हूं टेक्निकल वाइज हम बहुत आगे पहुंच गए। ओके, टेक्निकल वाइज माशाल्लाह हमारा हिंदुस्तान का सिनेमा बहुत आगे पहुंच गया है, बट मैं कह रहा हूं स्टोरी टेलिंग, कंटेंट। ओके, वो मुझे उस पे, मैं उसका फैन, मुझे उस पे कंसंट्रेट करना है। अच्छा, आपने जिक्र किया कि पुरानी चीजें नई तरीके से बनाई, जैसे आज भी हम जो 90s के जो बच्चे हैं या 1986 95 के ये जो बॉर्न है, हमने शक्तिमान को बहुत बखूबी देखा, बहुत शिद्दत से देखा, फिर उसके बाद हातिम। तो आपके ऊपर भी प्रेशर रहा था हातिम के वक्त कि शक्तिमान की तरह इसको हिट करना है, पॉपुलर करना है, घर घर में उसकी एक ऑडियंस मैं सच्ची बताऊं आपको, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मुझे पता ही नहीं था शक्तिमान क्या है जब मैं हातिम कर रहा था। नहीं, मैं नहीं देखा था, क्योंकि उस वक्त क्या हुआ था, मैं बॉम्बे नया नया शिफ्ट हुआ था, मुझे सिर्फ 3-4 साल हुए थे और मैं काम शुरू कर दिया था, तो टीवी देखने का मौका मिलता ही नहीं था। जब कई सालों के बाद मुझे जब लोग, कभी कभी क्या होता है ना कि वो आपको देखते हैं तो फिर उनके जहन में 3-4 सुपर हीरोज के नाम आते हैं, अरे फिर हातिम, तो फिर वो लोग बताते थे कि सर हम हमेशा हातिम देखते थे, हम शक्तिमान देखते थे, हम सोनपरी देखते थे, ये देखते थे, वो देखते थे। करेक्ट करेक्ट। तब मुझे पता चला शक्तिमान के बारे में। एंड ऑल्सो मैं मुकेश खन्ना जी को बहुत चाहता हूं। ये आपने अच्छा बोल दिया, नहीं तो बुरा मान जाते, वो नहीं देखा शो आपने। नहीं, जो सच्चाई है वो है, क्योंकि मैं उस वक्त में देखा नहीं था, बाकी मैं बताता हूं। अच्छा। ओके, मैं उस वक्त क्या था, जब ये शक्तिमान कौन सी ईयर में आया था मुझे तो नहीं है, लेकिन मैं बचपन में देख जरूर रहा था। हाँ, तो अभी उसके बाद आर्यमान वगैरह भी कुछ सीरियल्स आए थे। करेक्ट, वो क्योंकि वो आपका बचपन था, मेरा नहीं था। ओके, तो फर्क तो होगी ना एज की थोड़ी बहुत। तो मेरे बचपन में मैं जो देखता था वो तो ही मैन एंड द मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स, आप सुना भी नहीं होगा आपने। ओके, स्टार ट्रैक। ओके, तो वो शक्तिमान तब आया था जब मैं ऑलरेडी एक्टिंग में घुस गया था। अब मैं ये सवाल आपसे पूछ सकता हूं कि मैं क्यों देखूं? सही, मैं वो चीज देखूंगा जहां से मैं, अभी मेरी ग्रोथ हो गई है ना, अभी हो गया हूं मैं, अब एज एन एक्टर मुझे अभी कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ करने को मिल रहा है। अगर मैं आपकी एज का होता, हो सकता है मैं शक्तिमान का एक भी एपिसोड नहीं मिस करता। अच्छा, आपने इतना बड़ा एक सीरियल किया, बहुत अच्छी खासी घर घर तक चर्चा हुई, हर इंसान चाहता है, उसके बाद आपके पास बॉलीवुड से कितने ऑफर आए, या आप अभी भी उस इंतजार में हैं कि मेरे पास ऑफर्स आने चाहिए? सच्ची बताऊं, ना ही मैंने बॉलीवुड के लिए कभी ट्राई किया और ना ही बॉलीवुड की तरफ से मुझे कोई ऑफर आया कभी भी, जबकि कभी भी नहीं। क्योंकि हीरो एक रोल निभाया। नहीं, लेकिन वही तो बात है ना, क्योंकि जब हातिम आया था उस टाइम पे आज जैसा मीडिया है, आज जैसा सोशल मीडिया है, उस वक्त नहीं था। ओके, और मेरा जो एक और मैं ज्यादा सोशल बंदा हूं नहीं। ओके, आपने आज तक मुझे कहीं नहीं देखा होगा। ओके, किसी ने भी नहीं देखा होगा मुझे ना कोई आपने लॉन्चेस में देखा होगा, अवार्ड फंक्शंस तो दूर की बात, आप मुझे किसी भी पार्टी में, किसी के भी बर्थडे में कहीं भी नहीं देखा होगा। वो सिर्फ इसके लिए कि मैं थोड़ा सा शर्मीला टाइप का हूं। तो क्या इसी वजह से आपके पास ऑफर्स नहीं आए? इसमें क्या इसी वजह से आपके पास ऑफर्स नहीं आए? मतलब एक होता ना कि नहीं, आप ये बोल रहे हैं कि हातिम इतना बड़ा सक्सेसफुल हो गया तो आपको ऑफर्स नहीं आए, लेकिन हातिम सक्सेसफुल हो गया कहां पे? 4 दीवारी में। उसका बाहर किसने प्रमोशन किया? जो आज आपका मीडिया आ गया है, सोशल मीडिया, आज कोई भी शो जो 2 महीने में भी बंद हो जाता है, वो शो को शुरुआत करते हैं कि मतलब मुगले आजम बन रहा है, सबके लिए अपना शो मुगले आजम होता है। ठीक है, तो अगर वैसा होता
तो ऑफर्स आ सकते थे, नहीं भी आ सकते थे। जरूरी नहीं है कि आपका शो हिट होना है। अब आप बात करेंगे उसी के 5-6 साल के बाद मीडिया शुरू हो गया था। ओके, ये मैं बात कर रहा हूं 2002-2003। हातिम उस टाइम पे कहां था? उस टाइम पे वो जमाना था जब सेलफोन बड़ी मुश्किल से, वो मोटोरोला आते थे, बिल्कुल। हम लोग अपने फोटोग्राफ्स के पीछे नाम लिख के ऑडिशन के लिए जाया करते थे। तो उस वक्त जब हातिम आपको टीवी पे दिखाई दे रहा है रात को 8 बजे फ्राइडे के दिन स्टार प्लस पे, तो वो कितने लोग देखेंगे? वो रेटिंग में आपको फर्क पड़ेगा। लेकिन जो एक होता है ना कि सडनली ब्लॉकबस्टर बन गया 3-4 साल, और ये चला भी कितना, 52 एपिसोड्स, वो स्टार्ट टू फिनिश कहानी थी। ओके, तो मैं इसमें कोई दो राह नहीं है, बिल्कुल ना मैंने कभी बॉलीवुड के लिए ट्राई किया और ना कभी बॉलीवुड से मुझे कभी ऑफर आए। क्योंकि क्या होता है ना, अगर वो लोग मुझे हातिम में नहीं देखे हैं तो आप बोल रहे हो पार्टीज में नहीं जाने की वजह से इसके लिए नहीं आया। कम से कम वहां पे वो लोग देखते तो सही। अब तो अनुपमा में देख लिया ना। कहां पे? अनुपमा में आपने एक अच्छा खासा काम किया, इससे पहले भी काफी सारे सीरियल्स। हाँ, तो लेकिन अब वो आए नहीं तो आए नहीं, मैं क्या करूं? बट ऑफर्स के इंतजार में हैं आप? नहीं, मैंने कभी नहीं किया। मैं अभी इसके लिए तो मैं शिद्दत बना रहा हूं। Okay. क्योंकि मैं अपने आप को उस तरह से पेश करना चाहता हूं ना। मैं कब तक वेट करता रहूंगा? वेट इन द सेंस में ये वेट नहीं कर रहा हूं कि फिल्म से कोई मुझे आके साइन करे। वो हम लोग सब जानते हैं कि अगर वो लिखा है आपके लिए तो वो पक्का जरूर वो होगा। मतलब किस्मत में बिलीव करते हैं, होता है ना, कैसे कहते हैं? है किस्मत भी है। कई बार क्या होता है कि दुआएं किस्मत के आगे ले जाती हैं, वो भी है। बहुत सारी चीजें हैं। मैं कभी एफर्ट किया ही नहीं फिल्म्स के लिए। मैं बहुत लेजी था। मैं क्या था ना, बस काम चल रहा है, शूटिंग जाओ वापस आओ, बस उस बात को खत्म करो। अब कौन जाके ट्राई करेगा, कौन करेगा, कौन ऑफिसों के धक्के खाएगा? ये शौक सबको है, शौक मुझे भी है, वो शौक मैं अभी पूरा कर रहा हूं। मैं अपने विजन से पूरा कर रहा हूं। अच्छा, आपने एक शो किया मैडम सर, उसमें बड़ा अच्छा खासा आपका रोल था। एक जगह मैं सुन रहा था गुल्की जोशी के साथ आपके साथ जो एक अफेयर की चर्चा चला दी गई थी, रूमर्स की चर्चा चला गई थी, उससे वो काफी परेशान हुई थी। ऐसे आप भी परेशान हुए थे कभी? मुझे नहीं लगता गुल्की परेशान हुई। गुल्की बिल्कुल परेशान नहीं हुई। अभी लगाओ फोन, उसको पूछो। गुल्की बिल्कुल परेशान नहीं हो जाएगा। आप भी मुस्कुरा रहे हैं तेरी। तो आप एंजॉय कर रहे थे? एंजॉय नहीं, वो क्या होता है आपके, देखो जब कुछ सच्चाई होती है ना तब आपको चिढ़ मचती है। जब कोई सच्चाई नहीं होती है आप उसको एंजॉय करते हो कि मेरा हैशटैग बन गया यार। लेकिन कई दफा चुप्पी को लोग सच मान लेते हैं, ऐसा भी तो है। वो आप मानते होंगे, वो आप मानते होंगे। कोई भी चुप नहीं था। मैं और गुल्की जो है ना, एक आदमी की तरह है। वो उसमें कोई भी नजाकत नहीं है। ओके, वो बिंदास लड़की है, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। ओके, मैं उसको एक बड्डी की तरह ट्रीट कर सकता हूं। ओके, उस तरह से रिलेशन रहा है मेरा। एंड मेरे और गुल्की के सीन्स जो होते थे, मुझे खुद नहीं पता था कि यार एक दिन ये इतने इस जोड़ी को इतना पसंद किया जाएगा कि इसका हैशटैग बन जाएगा। मुझे खुद नहीं मालूम था, मुझे खुद ताजुब था। और वो खुद भी हंसती थी। पता है राहिल, लोग समझते हैं कि हमारा कुछ चल रहा है, तो वो खुद हंसते, हा 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 हंसती। अच्छा, कल मैं अपने दोस्तों के साथ जिक्र कर रहा था कि आज मेरा इंटरव्यू होगा आपके साथ, तो गूगल खोल ही लेते हैं, तो देखा कि अरे हातिम ने शादी नहीं की, उसको जास्मिन नहीं मिली। हाँ। अभी भी उस इंतजार में है आपकी? नहीं। एक बात बताओ, हाँ। मेरे चेहरे पर फिलहाल रौनक है क्या? नहीं, बहुत रौनक। बस, तो ये रौनक बचा कर रखी है। बस, मैं जैसा हूं मैं खुश हूं। अगर है, होना है, किसी को आना है, वो आएगी। वरना मैं अपनी धुन में, अपनी जिंदगी में, और अभी तो जब से शिद्दत शुरू हुआ है, शिद्दत पे मैंने काम करना शुरू किया है 5 महीने से, मुझे और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि इसमें मैं बताऊं, इसमें इतना किक मिलता है, इसमें एक ऐसा नशा है, मैं आपको क्या बताऊं। डायरेक्शन करते समय, एडिटिंग करते समय, प्रोमोस काटते समय, कोई भी प्लानिंग करते समय, कुछ भी लिखते समय,
इतना वो एक अजीब सा नशा है। तो मैं 5 साल से मैं शिद्दत का नशा कर रहा हूं। क्या बात है। मतलब एक मजाकिया लहजे में कहूँ, जैसे कि आपने एक गाना किया ना बहुत बड़ा आइकॉनिक, अल्ताफ राजा का, तुम तो ठहरे नहीं, परदेसी। मेरा आइकॉनिक गाना है नुसरत फतेह अली खान का, हाँ तेरे बिन नहीं लगता। जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तेरे बिन नहीं लगता, वो आइकॉनिक गाना है। हम्म, अल्ताफ राजा का जो गाना है वो ऑलरेडी बहुत सालों पहले रिलीज हो चुका था, जिसका वीडियो उसके 10 साल बाद बना, और मौका मुझे मिला। क्यों छोड़ू मैं? बिल्कुल, क्यों छोड़ू? अरे अगर कोई भी आजकल अगर ऑटो में भी गाना बजता है तो मैं बोलता हूं मेरा गाना बज रहा है। और ये गाना ऑटो, ट्रक, बस, एब्सोल्युटली, सुनने को मिल ही जाएगा। मैं यही चाहता हूं शिद्दत के साथ हो। मैं यही चाहता हूं कि शिद्दत हर चाय के दुकान पे बजे, हर रिक्शा में बजे, हर उबर में बजे, हर जगह बजे। मेरा बस चले तो मैं फ्लाइट पे भी स्पीकर लगा दूं शिद्दत का गाना चलाने। क्या बात है। कीकू शारदा के साथ आपने हातिम किया था, बातचीत होती है, और अब जब आप उनको देखते हो, कॉमेडी में इतना अच्छा खासा नाम किया, जब भी वो स्क्रीन पे आते हैं एक अलग रोल बहुत खूबसूरती से निभा देते हैं। नहीं, कीकू से मुझे बहुत साल हो गए, मुझे लगता है 20 साल के ज्यादा हो गए, क्योंकि हातिम के बाद क्या हुआ ना, कीकू का रास्ता अलग था, मेरा रास्ता अलग था। उसके बाद कोई कॉमन फ्रेंड्स नहीं थे, और मैंने जैसे कहा मैं कभी सोशलाइज करता नहीं हूँ, ज्यादा इवेंट्स पे नहीं जाता हूँ, तो इसके लिए हमारी मुलाकात हुई नहीं है। हालांकि मैं कीकू के लिए बहुत खुश हूँ, जितना भी मैंने देखा है मैं उतना ज्यादा फॉलो नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कीकू ने हातिम में कितनी ज्यादा मेहनत की। कई दफा आपके साथ ऐसा हुआ कि 20 साल पहले किसी के साथ आपने काम किया, इंस्टा पे आपने फॉलो किया, उधर से फॉलो बैक आके फिर मैसेजिंग स्टार्ट हो गई, दोस्ती फिर से स्टार्ट हुई, ऐसा? नहीं, मैं तो ये अगर आपको ताजुब होगा कि मैं इंस्टा पे सिर्फ 1 या 2 लोगों को फॉलो करता हूं, और मैं ये भी कहता हूं कि सामने वालों को कि देखो भाई, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि आजकल का एक नया ट्रेंड शुरू हो गया, यू फॉलो मी आई फॉलो यू, यू फॉलो मी आई फॉलो यू। ये क्या बात हुई भाई? क्यों फॉलो करूं मैं? क्यों? मैं फॉलो को लिटरल मीनिंग में लेता हूं, क्योंकि मैं आई एम अ वेरी पैशनेट गाय। मैं जो भी चीज करता हूं शिद्दत के साथ करता हूं, ठीक है? तो अगर मैं किसी को फॉलो करूंगा तो मैं उसको तभी फॉलो करूंगा जब मुझे लगे कि वो चीज जो वो कर रहा है या उसने किया है वो मेरे लिए मुश्किल है करना, मैं नहीं कर पाऊंगा। ओके, और मैं साथ ही साथ सबको ये भी कहता हूं, जब वो लोग कहते हैं कि ठीक है आई वांट टू फॉलो यू, ओके, मैं पहले ही बोलता था देखो यार आपकी मर्जी है, यू वांट टू फॉलो मी यू फॉलो, बट डोंट एक्सपेक्ट मी टू फॉलो यू। ओके, क्योंकि मैं जैसे कह रहा हूं ना आपको, मैंने अपना हमेशा एक रूल बुक बनाया है, मैंने उसी को फॉलो किया है और मैं उसी को फॉलो करता रहूंगा। कोई भी ट्रेंड आ जाए, कुछ भी आ जाए, वो मुझे चेंज नहीं कर सकता है। मैसेज होते हैं, मैं उनको घर पे भी बुला लूंगा खाने के लिए, सब कुछ कर लूंगा, फॉलो वो मेरे ऊपर है। अगर मुझे जिस दिन लगा कि वो शख्स में ऐसा कुछ है जो मैं फॉलो करता हूं, किसको करूं, तो वो मैं तभी फॉलो करूंगा। ये पता नहीं आज क्यों हो गया है ऐसा, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। एंड इट इज थोड़ा सा मुझे अजीब लगता है कि अरे भाई सबके चॉइसेस होते हैं, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते फॉलो करने के लिए। उसको मन करता है वो फॉलो करेगा, नहीं करेगा। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझे फॉलो कर लिया, उनको पता चल गया, हो गया होगा राहिल को नोटिफिकेशन गया है। इनफैक्ट मेरे इंस्टाग्राम के नोटिफिकेशंस भी बंद रहते हैं। मेरे मोबाइल में सिर्फ व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन ऑन रहता है और मिस्ड कॉल्स का, बाकी सब नोटिफिकेशंस बंद रहते हैं। जब मुझे चेक करना होता है मैं तभी जाता हूं इंस्टा में, और इंस्टा में तभी जाता हूं जब मुझे रील पोस्ट करना होता है। ओके, और जब मैं रील पोस्ट करता हूं, जितने मेरे दोस्त हैं जिनको मैं फॉलो नहीं करता हूं, उनके सबके पोस्ट पे जाता हूं, सबके पोस्ट लाइक करता हूं, सबके पोस्ट कमेंट करता हूं। तो अभी लाइक करना या फॉलो करना या नहीं फॉलो करना में क्या फर्क है, मुझे बताओ। बहुत से। एक आखिरी सवाल, 37 साल बाद वाला सीरियल में जी, काम किया था, उसमें शिल्पा शिंदे भी थी आपके साथ? नहीं, अचानक 37 साल बाद में फराज भाई थे। ऊपर वाला उनकी रूह को सुख पहुंचाए, आखिरत में जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। फराज भाई जो थे हमारे फरेब के जो हीरो थे, फरेब फिल्म, ये तेरी आंखें झुकी झुकी, ओके, वो थे उसमें।
तो फराज भाई ने पहला सीजन शुरू किया था और मैं सेकंड सीजन में मेरी एंट्री हुई थी। और उसमें वो एक थ्रिलर था, वो एक क्या बोलते, ओमन एक इंग्लिश फिल्म थी, 666, एक बच्चे के सर के ऊपर 666 लिखा होता है, तो उसी को अडेप्ट किया गया था और बहुत अच्छी तरीके से लिखा गया था। तो यहाँ पे इस बच्चे के हाथ में यहाँ पे 37 लिखा जाता है अचानक 37 साल बाद। तो वो रोल, और उस रोल के लिए मैंने बहुत मेहनत की, मैंने काफी ऑडिशंस दिए क्योंकि मैं चाहता था कि वो रोल मैं ही करूं और लास्ट में वो मिला मुझे। अच्छा, मैं आपके जब विकिपीडिया पेज को पूरा खंगाल रहा था तो आपको नॉमिनेशन कई जगह पे मिले, टेली अवार्ड्स, बहुत सारे जो भी होते हैं टीवी, लेकिन कभी मिला नहीं, तो इस बात का कभी मलाल रहा? आज तक आपने मुझे कभी अवार्ड फंक्शन में देखा है? नहीं देखा, मैं खुद 4 साल से बॉम्बे में पहली बार देख रहा हूँ। 25 साल हो गए मुझे, मैं बिलीव ही नहीं करता हूँ अवार्ड में। और ये सब जो है ये मेरे हिसाब से फिलर्स होते हैं। क्या होता है, ऑलरेडी एक या दो एक विनर डिसाइड हो जाता है, मेरे हिसाब से ये होता है, ठीक है। बाकी चाहिए स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स। तो मेरी उनसे ये गुजारिश है कि भाई अगली बार मुझे नॉमिनेट भी मत करो प्लीज, क्योंकि क्या होता है वो एक फिलर के लिए नॉमिनेशन होता है। ओके, जब विनर ऑलरेडी डिसाइडेड हो जाता है। तो मुझे शुरुआत से ही, टीवी में आने से पहले ही मैं कभी अवार्ड्स में विश्वास ही नहीं रखता था। मेरे लिए हमेशा मैं कहा हूं कि मेरे लिए मायने रखता है रिवॉर्ड। ओके, अगर मेरे डायरेक्टर ने, प्रोड्यूसर ने मुझे किसी कैरेक्टर को प्ले करने के लिए बुलाया है और मैंने उसको बाखूबी निभाया है, उसके बाद उनके चेहरे पे जो मुस्कुराहट होती है, वो जो हामी भरते हैं, वो ही मेरे लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड है, और कुछ नहीं। भविष्य में कभी मिले तो लेने जाएंगे? पक्का जाऊंगा, क्योंकि मैं चाहूंगा कि मम्मी मुझे देखे स्टेज पे। क्या बात, पक्का जाऊंगा मैं। देखिए, मैं वो भी बोलूंगा, ये भी बोलूंगा। ओके, जो है वो सच है। ओके, मैं जरूर, अगर मुझे मिलेगा तो मैं मां कसम मस्त टक्सीडो वक्सीडो बना के जाऊंगा स्टेज पे और लूंगा, और मेरे मम्मी डैडी का नाम लूंगा, क्योंकि यार मौके बहुत कम मिलते हैं। बिल्कुल। ओके, तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अवार्ड्स नहीं मिलते मुझे इसलिए मैं नहीं जाता। मैं इनविटेशन ही नहीं लेता हूं। आप किसी को भी पूछ लो, कोई भी प्रोडक्शन हाउस को पूछ लो, मेरा इनविटेशन उन लोगों के पास ही पड़ा रहता है। मैं इनविटेशन लेता ही नहीं हूं, क्योंकि मुझे पता है मैं नहीं जाऊंगा वहां पे। तो ऐसा भी कभी फिक्स हुआ कि इनविटेशन आ रहा है, अवार्ड लेने आ जाइए, तभी आपको इनवाइट किया जा रहा है? ऐसे भी कुछ फिक्सिंग रहती है ना शुरू से? नहीं, अगर वो भी होगी तब भी जरूरी नहीं है आपको मिले। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं। मेरे एक बहुत अजीज दोस्त हैं, उनका 2016 में वो टीवी को रेन कर रहे थे, नंबर 1 थे, वो हाईएस्ट पेड थे टीवी में। बताना चाहेंगे? मैं नहीं, नंबर 1 थे, हाईएस्ट पेड थे। तो उनको जो भी अवार्ड फंक्शंस होते हैं वहां पे उनको नॉमिनेट किया गया, उनको ऑलरेडी बोला गया था कि आपको बेस्ट एक्टर हम अवार्ड दे रहे हैं, ठीक है। तो वो ट्रैफिक में थोड़े लेट हो गए। ओके, तो वहां से उनको फोन आया, वो इवेंट्स जो भी इवेंट संभालते हैं, कि आप कहां तक पहुंचे हैं। तो उन्होंने बोला मुझे आधा घंटा और लगेगा। तो जब इन्होंने जब वहां पे पहुंचे तो इनको पता चला कि वो सेगमेंट खत्म हो गया था और उनका अवार्ड किसी और को दिया गया था। गजब। तो ये तो एक के साथ क्या, ये तो बहुत सारे उनके साथ होता है। इसके लिए मैं इन सब चीजों से दूर रहता हूं, क्योंकि मैंने कभी भी अपने बारे में बात नहीं किया है, मेरे काम ने मेरे बारे में बात किया है बस। और मैं चाहता हूं कि मैं इसी पैटर्न को फॉलो करूं अब, क्योंकि शिद्दत जो है वो मेरा एक नया स्टेप है। और मैंने अपने एक्टिंग के लिए मैंने इतना कभी प्रमोशन नहीं किया, कभी उतनी बातचीत नहीं की, कभी उतनी पब्लिसिटी नहीं की। तो इस बार मेरी जो टीम है पिक्चर एंड क्राफ्ट, मैं उनसे गुजारिश किया हूं कि आप लोग इसको प्रमोट करो। धमाके से प्रमोशन चल रहा है। मतलब मेरा इरादा नहीं था धमाके से, लेकिन उन लोगों को लगा कि नहीं, इसको धमाके से करना चाहिए। तो मैंने सोचा कि भाई जो करना है करो, जो करना है करो, लेकिन मेरे ढंग से करो और शिद्दत से करो। शिद्दत से करो। बहुत बहुत धन्यवाद राहिल, बहुत आपके साथ बैठ के और इतनी सारी बातचीत करके बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच।